हम चाहेंगे कि आप अपना एक परिचय दे दें और जो स्वच्छता और जो शौच और पानी से जुड़े हुए मुद्दों पे किस तरीके से आपने अभी तक काम किया, उसका एक संक्षिप्त विवरण के साथ अपना एक परिचय देंगे। धन्यवाद रमन जी। मेरा नाम अजीत तिवारी है और मैं मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में बीडीओ के तौर पे सेलेक्ट हुआ 1993 में, और उसके बाद रूरल डेवलपमेंट की तमाम योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में मेरा योगदान रहा है। और स्वच्छता को लेके 2007 में मैंने काम करना शुरू किया, और उसमें बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का किस प्रकार से हम ब्लॉक लेवल और ब्लॉक लेवल से नीचे की जो लोग हैं, जैसे ग्राम पंचायत या जो ग्राम समुदाय है, उसमें किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, और उसका उपयोग करके हम कैसे गांव को खुले में शौच से मुक्त बना सकते हैं, उस पर काफी सारा काम किया मैंने। 2013 में मैं डिप्टी कमिश्नर के तौर पे प्रमोट हुआ, और सैनिटेशन में चूंकि मेरा काम था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने मुझे स्वच्छ भारत मिशन में एज अ डिप्टी कमिश्नर रखा। और 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ फेज 1, तो उसके सारे कंपोनेंट्स पे मुझे काम करने का मौका मिला, चाहे वो नीति बनाने का मामला हो, चाहे वो अलग अलग तरह के वर्टिकल्स में मॉड्यूल डेवलपमेंट करने का काम रहा हो। इस पे बहुत सारा काम हमने किया। मेरा ऐसा मानना है कि स्वच्छ भारत मिशन के फेज 1 ने सभी को स्वच्छता और जो हाइजीन है उसको लेके काफी प्रेरणा दिया है कि वो इसमें काम करें, गवर्नमेंट के लिए भी, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए भी, और कम्युनिटी की बात अगर हम करें तो उसके लिए भी, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 ने एक माहौल क्रिएट किया सैनिटेशन हाइजीन पर जोर देके काम करने का, और समुदाय को उसमें शामिल करने के साथ। तो ये बड़ा अच्छा अवसर रहा, जिसमें सरकार में शामिल लोग, गैर सरकारी लोग, समुदाय के लोग और पंचायती राज संस्थाओं के लोग, सभी लोगों को इसमें कुछ काम करने का मौका मिला, कुछ सीखने का मौका मिला, और उसके माध्यम से अपने गांव को या अपने प्रदेश को बेहतर स्वच्छता के क्षेत्र में ले जाने का मौका मिला। तो निश्चित तौर पे ये एक ऐसा कार्यक्रम है सैनिटेशन हाइजीन का, जो ग्राम पंचायतों को भी ये महसूस कराता है कि इसमें अगर हम अच्छा काम करेंगे तो जो बाकी योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी हम इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सैनिटेशन हाइजीन को लेके गांव स्तर पे अच्छा काम करते हैं, गांव को हम ओपन डेफिकेशन फ्री बनाते हैं, या हम ओपन डेफिकेशन फ्री के साथ साथ आगे बढ़ के सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में भी बेहतर बनाते हैं, तो जो दूसरी चीजें हैं जिसपे उनका इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे वो न्यूट्रिशन के सेक्टर में हो, चाहे वो लाइवलीहुड के सेक्टर में हो, इन सभी सेक्टरों को खास तौर पे वो प्रभावित करता है। कोविड ने भी ये साबित किया कि सैनिटेशन के जो काम थे, जहां पर सैनिटेशन को लेके अच्छा काम हुआ है, वहां पे कम्युनिटी का जुड़ाव बहुत ज्यादा है। तो जो कम्युनिकेशन का जो इंटेंसिटी है वो उन गांवों में ज्यादा रहा, मेरा अपना अनुभव रहा, जहां पर कि गांव में कम्युनिटी मोबिलाइज हो चुकी थी सैनिटेशन को लेके। तो हाँ, मैं ये समझता हूं कि जो हमारे साथी काम कर रहे हैं, चाहे वो राज्य स्तर पे काम कर रहे हो, चाहे वो जिला स्तर पे काम कर रहे हो, या वो ब्लॉक या ग्राम स्तर पे काम कर रहे हैं, सभी को अपने अपने स्तर पे इसमें कंट्रीब्यूट करने का मौका है। जो एक सरकारी व्यक्ति के तौर पे एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आम जनता को बेहतर जीवन जीने का हम मौका मुहैया करा सकें, उसमें एक थोड़ा सा योगदान इसके माध्यम से हो सकता है। एक बात इसमें है कि आप जो विकासखंड स्तर के अधिकारी से शुरू किए और आपने बहुत करीबी से ग्राम विकास जो अधिकारी या ग्राम स्तर की जो सचिव है उनके काम को देखा है, और ग्राम स्तर की जो चुने हुए चाहे सरपंच हो या यूपी वगैरह में उनको प्रधान कहते हैं या कुछ जगह प्रेसिडेंट कहते हैं, जो भी नाम उनका हो, और जो सदस्य जो चुने जाते हैं वो जो चाहे विकासखंड स्तर के लिए हो या ग्राम स्तर के लिए हो, तो ये लोगों से आपने बहुत करीबी से मतलब उनके साथ काम किया है। तो उनके लिए स्वच्छ भारत का जो पहला जो हिस्सा था, पहला चरण था, उसमें जबकि हमने बहुत बड़े पैमाने पे उस पे काम किए थे और काफी आगे बढ़ चढ़ करके काम किए थे,
लेकिन उसमें कुछ कमियां जो है रह गई होगी, जो कि जाहिर सी बात है, और आपने मध्य प्रदेश में इसको बहुत बड़े पैमाने पे अध्ययन भी करके देखा कि कौन कौन से क्षेत्र में क्या चीज जो है में कमी रह गई थी और कौन कौन सी चीजें अच्छा चला था। तो ये उनके लिए कैसा मौका बन रहा है, जो स्वच्छ भारत मिशन की जो दूसरा चरण अभी शुरू होने को है, जो SBM 2.0 हम जो कह रहे हैं, उसमें पुराने कमियों को दूर करने की क्या क्या अवसर है उनके लिए, और नए सिरे से कुछ चीजें शुरू करने का क्या क्या अवसर है, इसके बारे में आपका विचार यदि हम बताना चाहें तो क्या होगा? अगर आप देखें तो स्वच्छ भारत मिशन का जो फेज 2 है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को सस्टेन करें, मतलब उसको टिकाऊ बनाएं। अगर हमारा गांव ODF हो गया है तो उसको टिकाऊ बनाएं, ODF नहीं हुआ है तो ODF बनाएं। ये पहला उसका ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसके साथ साथ हम गांव के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हम सॉलिड और जो हमारा ग्रे वाटर मैनेजमेंट है, ब्लैक वाटर मैनेजमेंट है, इसको भी हम करें। तो दो दो प्रमुख उद्देश्य हैं स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के। अब जब हम इसके पहले ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं कि गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है और उसको सस्टेन करना है। अगर बन गया है तो सस्टेन करना है, और अगर नहीं बना है तो उसको बनाना है। अब बनाने में दो दो प्रमुख बातें हैं। एक कि जो हमने बनाया था उसमें क्या कोई कमियां रह गई हैं, तो इसका इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, और ये ब्लॉक लेवल पे होना बहुत जरूरी है, ग्राम पंचायत स्तर पे होना बहुत जरूरी है, और ग्राम स्तर पे होना बहुत जरूरी है कि जो कुछ हमने किया उसकी आज की स्थिति कैसी है, और अगर उसमें कुछ सुधार की संभावनाएं हैं तो उसे हम कैसे सुधार कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर फर्स्ट फेज में शौचालय बनवाने का और शौचालय के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम किया कि वो बनाएं और उसका उपयोग करें, तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसका गांव स्तर पे मूल्यांकन करें, अंतर मूल्यांकन करें। जरूरी नहीं है कि बाहर से कोई निर्देश मिले या बाहर से कोई आदेश मिले तभी हम इस काम को करें। अगर हमें ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है तो पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि जो हमने किया था उसमें क्या कोई कमी है, क्या कोई हमें और सुधार करने की गुंजाइश है, तो वो हमें करना चाहिए। कितने ऐसे शौचालय हैं जिनको हमने कहा है कि बन गए हैं, तो वो वास्तव में वहां पे दिखते हैं, और उनमें से कितने ऐसे हैं जिनका उपयोग हो रहा है। तो साइमल्टेनियस कैंपेन चलाना पड़ेगा सुधार का, और साइमल्टेनियस कैंपेन चलाना पड़ेगा लोग उसका उपयोग करें। दूसरी बात है कि हमने बेसलाइन सर्वे के आधार पे लोगों को शौचालय की उपलब्धता का आकलन किया था। उसके बाद फिर जो हमारे बेसलाइन सर्वे से छूट गए थे उनको हमने कुछ कवर किया। फिर कोई ना छूटे, जिसको हम NOLB भारत सरकार ने नाम दिया था, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, उसको हमने लिया था। तो इन दोनों को लेने के बाद भी क्या कुछ लोग अभी शौचालय से वंचित हैं, और क्या वो गरीब तबके से आते हैं, क्या वो वंचित परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करें, और उनको आइडेंटिफाई करके सरकार से जो अनुदान मिलता है शौचालय निर्माण का, वो अनुदान उनको उपलब्ध कराएं। तो इस तरीके से हम अपने गांव में पहला वो काम पूरा कर सकते हैं कि सब तक शौचालय की उपलब्धता है और सभी उसका उपयोग कर रहे हैं। ये एक पार्ट है जो कि मैं चाहूंगा कि हम जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो राज्य स्तर पे जुड़े हुए हों, चाहे जिले स्तर पे जुड़े हुए हों, चाहे ब्लॉक या ग्राम पंचायत स्तर पे जुड़े हों, उनको इसको लेके स्ट्रेटजी प्लान करना होगा और इस पे काम करना होगा। मध्य प्रदेश ने इस पे काम किया, काम आगे चल रहा है, और ये लगातार चलने वाला काम है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ये कहें कि आज हमने ये पूरा काम कर लिया है तो कल हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये लगातार, ये डायनेमिक एक प्रकार से एफर्ट है, लगातार इसको करते रहना होता है। हमें हर रोज कह लीजिए कि देखना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में शौचालय नहीं है और वो आता है ऐसे वंचित परिवार से जिसको हम मदद कर सकते हैं सरकारी तौर पे। वो हमें रोज देखना होगा, हमें हर महीने देखना होगा, हमें हर 6 महीने पे देखना होगा, या कह लीजिए कि हमें हर साल देखना होगा। तो ये हर लेवल पे स्तर तय किया जा सकता है कि 6 महीने पे कौन देखेगा, 3 महीने पे कौन देखेगा, महीने भर में कौन देखेगा, और हर रोज कौन देखेगा। ये जब हम स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे तो जो पहला वाला पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 का, फेज 2 का, कि हम गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाए रखेंगे, ये पूरा हो सकेगा। जो दूसरा पार्ट है वो है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित। सॉलिड और लिक्विड लेके जो स्वच्छ भारत मिशन कहता है वो बहुत स्पष्ट कहता है। उसका सॉलिड से मतलब है कि ऑर्गेनिक वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट, और जब वो वाटर की बात करता है तो उसके बहुत स्पष्ट उसका कहना है कि ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर, वो बाकी तरह के वाटर की बात नहीं करता है। ठीक उसी तरह से जब वेस्ट की बात होती है तो वो ये नहीं कहता है कि गांव की जिम्मेदारी होगी कि वह जो है वो बायोमेडिकल जो वेस्ट हैं उनको वो प्रबंधित करेगा। तो इस लेवल पे 3 चीजों का किया जाना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि सबको ये पता हो कि इसको लेके कानून क्या कहता है,
फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसने कानून बनाया है। पहले ये कानून केवल नगरीय क्षेत्रों के लिए था, जिसको हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स कहते थे। 2016 में चेंज हुआ और उसमें आया कि कुछ पर्टिकुलर किस्म के गांव हैं, उन गांव में ये लागू होगा। और 2020 में संशोधित हुआ वो रूल, और उस रूल में अब ये आ गया कि 3000 से ज्यादा की जनसंख्या के जितने गांव हैं, उसमें वेस्ट मैनेजमेंट रूल उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से नगरीय क्षेत्रों में काम करता है। मतलब ये हो गया कि कानूनी तौर पे ये जिम्मेदारी हो गई अब उन गांवों के लिए जो गांव 3000 या उससे ज्यादा के जनसंख्या के हैं। ये जो भ्रम वाली बात है कि ये केवल जिम्मेदारी स्वच्छ भारत मिशन की है, ऐसा नहीं है। ये जिम्मेदारी बेसिकली पंचायत राज की हो गई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की हो गई। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के उस दायित्व को पूरा करने में स्वच्छ भारत मिशन अपना योगदान दे रहा है, तो इसको एक प्रकार से मिलजुल के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचा जा सकता है कि स्वच्छ भारत की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार हम वेस्ट मैनेजमेंट कर लेंगे, या स्वच्छ भारत मिशन से जो पैसा मिलता है उसी से हम ये मैनेज कर लेंगे। तो पहले लेवल पे तो ये सहमति होना बहुत जरूरी है कि क्या यह स्वच्छ भारत मिशन की जिम्मेदारी है वेस्ट मैनेजमेंट, या यह पंचायती राज संस्थाओं की जिम्मेदारी है वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे ही हम बात करते हैं रूल की, तो ये बात समझ में आती है कि ये पंचायती राज संस्थाओं की जिम्मेदारी है, और पंचायती राज संस्थाओं के इस जिम्मेदारी के निर्वहन में स्वच्छ भारत मिशन अपना योगदान देता है। तो मैं चाहूंगा कि रूल्स के लेवल पे भी लोग जानकारी रखें, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो जनपद पंचायत हो, मतलब ब्लॉक पंचायत हो, या स्टेट लेवल हो। दूसरी बात, पंचायती राज अधिनियम की भी बात करनी होगी कि क्या पंचायत राज का जो अधिनियम है अनेक राज्यों में बना हुआ है, और ये काफी पहले से 1993-94 से सभी प्रदेशों में लागू हुआ है, तब से ये चल रहा है। उस कानून में, पंचायती राज के उस अधिनियम में, क्या जो भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय और वन मंत्रालय ने जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में कहा है, क्या उसको हमने उसमें शामिल किया है? क्या उसको लेके हमने कोई नोटिफिकेशन किया है? तो पॉलिसी लेवल पे, रेगुलेशन लेवल पे, कानून के लेवल पे भी काम करने होंगे। अब दूसरी बात आती है इंप्लीमेंटेशन की। इंप्लीमेंटेशन में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है बजट अवेलेबिलिटी, दूसरा हिस्सा है टेक्निकल सहयोग। ऐसा कहा जाता है कि बजट की उपलब्धता अब बढ़ गई है, खासतौर पे तब से जब से 15th फाइनेंस कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया है कि वाटर और सैनिटेशन के सेक्टर में आपको 15वें वित्त आयोग से मिलने वाला जितना पैसा है उसका 50% आपको इसी सेक्टर में खर्च करना पड़ेगा, और उसको उन्होंने आधे आधे भागों में बांटा है। मतलब 25% ऑफ द टोटल फाइनेंस कमीशन का फंड आपको सैनिटेशन हाइजीन पे खर्च करना होगा, और 25% द टोटल फंड वो खर्च करना पड़ेगा आपको वाटर एंड वाटर रिसाइकलिंग, रिचार्जिंग, इन सब चीजों पे। तो इसको लेके पॉलिसी लेवल पे भी काम किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटे तौर पे ये कह दिया गया कि ये काम होगा, लेकिन नीचे लेवल पे प्लानिंग में, उसको जो पोर्टल पे MIS में एंट्री है, उसकी एंट्री में, फंड की इफिशिएंट यूटिलाइजेशन में पॉलिसी लेवल पे बात करनी होगी। चाहे वो राज्य स्तर की पॉलिसी की बात हो या केंद्र स्तर से पॉलिसी की बात हो, चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, उनका जो MIS है वो इतना इफिशिएंट होना चाहिए कि जो ये पैसा नीचे जा रहा है उसको ग्राम पंचायत का आदमी अपने GPDP में सही तरीके से शामिल कर सके, क्रियान्वित कर सके। तो मैं बात कर रहा था टेक्निकल असिस्टेंस की। एक असिस्टेंस इस तरह का हो गया कि फंड को यूटिलाइजेशन कैसे करेगा, फंड को एक प्रकार से एक्सेस कैसे करेगा, यूज कैसे करेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रकार से तकनीकी कार्य है। तकनीकी कार्य शौचालय भी था, अहमियत जहां दिया गया वहां बेहतर हुआ, जहां अहमियत नहीं दिया गया वहां बेहतरी नहीं है, इसको कहने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए। सैनिटेशन में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं बहुत टेक्निकल किस्म के हैं, उनका उनका अपना एक महत्व है। चाहे वो शौचालय का लीच पिट ही क्यों ना हो, चाहे शौचालय का वो जो चेंबर है वो चेंबर ही क्यों ना हो, चाहे शौचालय की गहराई क्यों ना हो, चाहे उसकी मोटाई चौड़ाई क्यों ना हो, ये सारी चीजें टेक्निकल है। कहने में लगता जरूर है कि हाँ लीच पिट आप बना दीजिए, बट वो लीच पिट क्या बढ़िया ढंग से बनता है? क्या वो उसके चेंबर हम बनाते हैं? क्या हम 2 लीच पिट यूज करते हैं? क्या हम अगर सेप्टिक टैंक ही हमने बनाया है तो क्या उसके जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो होते हैं? क्या कभी बीच में जाके उसको कोई देखता है? इसके प्रोटोकॉल डेवलप करने होंगे। और चूंकि वेस्ट मैनेजमेंट निहायत तकनीकी काम है, चाहे हम ऑर्गेनिक वेस्ट को मैनेज कर रहे हो, चाहे हम इनऑर्गेनिक वेस्ट को मैनेज कर रहे हो, वो तकनीकी कार्य है। ग्रे वाटर में वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जो हाउस होल्ड लेवल पे है मैनेज कर रहे हैं उसमें किस तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। क्या वह फाइनेंशियली एफिशिएंट होगा, क्या वह टेक्निकली एफिशिएंट होगा, क्या उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस पे कम खर्चे होंगे? ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर प्रोटोकॉल बनना चाहिए, जिससे ग्राम पंचायत को मदद मिल सके। और ग्राम पंचायत इतने बड़े काम को करने के लिए, अगर आप बजट एलोकेशन देखें तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा पैसा ग्राम पंचायतों में जाएगा या जा रहा है।
उतने बड़े पैसे को मैनेज करने के लिए अगर ग्राम पंचायत को स्वतंत्रता नहीं है कि वो किसी एक्सपर्ट एजेंसी को अपने साथ शामिल कर सके, तो इसको पॉलिसी लेवल पे काम करना चाहिए, पॉलिसी लेवल पे डिसीजन लिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ग्राम पंचायत को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया, तो वैसी स्थिति में न तो प्लान बढ़िया बन पाएगा, न उसका इंप्लीमेंटेशन सही समय पे हो पाएगा, नहीं जब हम इम्पैक्ट असेसमेंट करने जाएंगे तो हमको वो परिणाम देखने को मिलेंगे जिसकी इच्छा से हमने उस काम को किया था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं टेक्निकल जो क्रिटिकल है मेरे हिसाब से, उस पे राज्य को, जिले को, ब्लॉक को और ग्राम को, इन चारों स्तरों पे इसको देखना होगा। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन चाहे फेज 1 हो और चाहे फेज 2 दूसरा हो, दोनों लेवल के फेजेस में ये उतना ही महत्व रखता है जितना कि 2014 में कहा गया था। मतलब बिना समुदाय को साथ में लिए न तो आप ओडीएफ कर सकते हो गांव को, न ओडीएफ को सस्टेन कर सकते हो आप, न ही वेस्ट मैनेजमेंट आप कर सकते हो। तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के प्रोसेसेस, उसके लिए लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके लिए लगातार अच्छे जो तरीके हैं उन तरीकों का पे अनुसंधान और उसका नीचे तक प्रवाह, इन सारी चीजों पे हमें ध्यान देना होगा, तब कहीं जाके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी हम बना के और उसको हम इंप्लीमेंट कर सकेंगे। ये जो आपने महत्वपूर्ण बात ये कहा था कि जो टेक्निकल असिस्टेंस जो है पंचायत को बहुत जरूरी है, और पंचायतों को ऐसी मददगार एक पॉलिसी भी बनाना चाहिए कि जहां पे वो तकनीकी सहयोग लेना चाहें उसके लिए प्रावधान बने, ताकि पंचायतें जो है अपनी जो अपेक्षा के अनुसार बेहतर काम इस मामले में कर पाएंगे। और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए भी आपने काफी महत्वपूर्ण बात इसमें कहे थे कि, तो उसमें उससे जुड़ा हुआ 2 क्वेश्चन है। एक तो ये पहला जो क्वेश्चन है वो तकनीकी वाला मामला है, क्योंकि ग्रे वाटर मैनेजमेंट की जो एसबीएम 2.0 का जो फोकस है वो कम्युनिटी लेवल का फोकस है, लेकिन ग्रे वाटर मैनेजमेंट का एक फोकस जो महत्वपूर्ण फोकस वो घरेलू फोकस होता है, क्योंकि घर से वो ज्यादा निकलता है। तो जो 15वीं आयोग की जो अनुदान है कंपेयर टू एसबीएम की जो अनुदान, तो इसमें पंचायतों के पास ऐसी क्या ऑप्शन है कि घरों को और समुदाय को कनेक्ट करते हुए पूरी ग्रे वाटर को जो है वो देख सकें। इसके लिए मध्य प्रदेश ने कुछ सोचा है, जहां तक नीरी के साथ आपका कुछ चर्चा भी चल रहा था, तो इसके बारे में थोड़ा बात और लोगों के लिए बताएंगे तो अच्छा होगा कि कैसे वो घर की जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट और समुदाय की तरफ का ग्रे वाटर मैनेजमेंट को आप मिलाने की कोशिश करते हो। तो हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, वो हमने ये तय किया है कि जब हम प्लानिंग करेंगे तो वो हम पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करेंगे, जिसमें कि हम उन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम पार्टिसिपेटरी प्लानिंग कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मैपिंग हो गया, रिसोर्स मैपिंग हो गया, या फोकस ग्रुप डिस्कशन हो गया, इन तमाम टूल्स का इस्तेमाल करके प्लानिंग की बात की गई है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आपको कि हमने इसके लिए लगभग 18,000 लोगों को ट्रेंड किया। ऑनलाइन ट्रेनिंग भले हमने दी, बट हमने इतने सारे लोगों को ट्रेंड किया, और इसमें वाटर एड की बड़ी भूमिका थी, जिसमें नावरेकर साहब जो थे वो सेशंस में शामिल थे, उसमें भी पार्टिसिपेंट्स था, उसमें मदद किया था वाटर एड ने भी। तो एक बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने चलाया था कि आखिर ग्रे वाटर मैनेजमेंट की जो प्लानिंग करनी है, प्लानिंग कैसे की जाए, क्योंकि उसी से फिर समझ बनती है कि 3 अलग-अलग हिस्से हैं जिनको जोड़ के ग्रे वाटर मैनेजमेंट होता है, जैसा आपने बताया। एक है घरेलू स्तर पे, और ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे कि पूरी प्रोफाइल डिफरेंट है शहरी से। शहरों में जहां हमको नालियां बनानी होती हैं, या सीवेज वाला जो चीज है वो करना होता है, या सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म को डेवलप करना होता है, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वहां डेंसिटी कम है, मतलब लोग फैले इलाके में अपना घर बना के रहते हैं, उनके पास जगह होता है, कुछ घरों में हो सकता है कि जगह न हो। तो स्ट्रैटेजी ये बनाई गई कि हम 3 चरणों में काम करेंगे। पहला चरण ये होगा कि जब हमने प्लानिंग कर लिया और हमको ये पता चल गया कि 100 घरों के गांव में अगर 40 घर ऐसे हैं जिनके पास जगह है, तो उनका ग्रे वाटर में जो होगा वो मैनेजमेंट उनके घर में ही होगा। तो घरेलू जो संरचनाएं हैं, चाहे वो लिच पिट हो, चाहे वो सोक पिट हो, वो उनके घर में बनेगी। और इसके लिए हमने तय किया कि केवल हम मनरेगा का फंड इसमें इस्तेमाल करेंगे, मनरेगा के फंड से होगा। और अगर हमारा मटेरियल पे कॉस्ट बढ़ता है तो फिर वैसी स्थिति में हम कन्वर्जेंस करेंगे जो हमारा 15वें वित्त का पैसा है उससे। इससे पहले कि आगे बात बताऊं रमन जी, ये हमें समझना होगा कि जो एसडीएम ने फंड निर्धारण किया है, मतलब फंड एलोकेट किया है, बेसिकली उन्होंने एसडीएम से कितना पैसा देंगे इसका एक क्राइटेरिया डेवलप किया है उन्होंने, कि 5,000 या उससे नीचे की जनसंख्या पर हम आपको जो सॉलिड वेस्ट होगा उसके लिए
₹60 पर कैपिटा देंगे। तो ₹60 पर कैपिटा वो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा कॉस्ट नहीं हो सकता है, वो उन्होंने दिया है, वो उनका पार्ट है। तो जो प्लानिंग का जो टोटल प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर को मिला देंगे अगर हम, तो वो पूरा कहलाएगा प्रोजेक्ट का एक्सपेंडिचर। तो एसबीएम प्रोजेक्ट के एक्सपेंडिचर की बात नहीं करती है। कभी-कभी हमने भ्रम पैदा कर लिया है कि एसबीएम जितना कह रहा है उतने में ही वेस्ट मैनेजमेंट करना है। इस बात को समझना होगा। एसबीएम फंड अवेलेबल करा रहा है, मतलब फंड से वो असिस्टेंस आपको दे रहा है। वो ₹1000 अगर कहता है कि ₹1000 का अनुदान दूंगा, मतलब वो एक प्रकार का असिस्टेंस है। ₹1000 से वेस्ट मैनेजमेंट होगा कि नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। तो प्लानिंग जो होगा वो पूरा कंप्रिहेंसिव और कंप्लीट होगा। उसमें ये नहीं देखना होगा कि एसबीएम से कितना पैसा हमको मिल पाएगा। उस प्लानिंग में एसबीएम का योगदान कितना होगा, ये जब हम तय करेंगे तो फिर ये पता चल जाएगा हमको कि 15वें वित्त से कितना पैसा लेना होगा, पंचायत की आय से कितना पैसा लेना होगा, मनरेगा से कितना लेना होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि घरेलू में जो जितनी भी संरचना बनेगी घरेलू, उस घरेलू संरचना को हम मनरेगा में, चूंकि हमारे वो परमिसिबल वर्क है मनरेगा में, वो हम करेंगे। और उसमें अगर मटेरियल कॉस्ट हमारा बढ़ता है 60-40 का रेशियो में, वो बढ़ जाता है मटेरियल 40% से ज्यादा, तो वैसी स्थिति में हम कन्वर्जेंस भी कर देंगे वित्त आयोग के साथ, वित्त आयोग के पैसे के साथ। फिर दूसरा चरण आता है कि कुछ ऐसे घर होंगे जिनके घर में बनाया ही नहीं जा सकता है, तो फिर वहां पे हो जाता है कि क्या कम्युनिटी लेवल पे कोई स्ट्रक्चर बन सकता है क्या? तो फिर 12 घर ऐसे अगर हमारे हैं, तो फिर उनके घर के पानी को पाइप के थ्रू बाहर निकाल के उसमें चेंबर बना के और एक कम्युनिटी किस्म का, कम्युनिटी लेवल का जो हमारा लीच पिट है या सोक पिट है, वो हमने बनाने का सोचा है। तो उसमें भी हमारा मनरेगा के अंतर्गत उसमें परमिसिबल वर्क है, कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो है सोक पिट या लीच पिट वो मनरेगा में आता है, तो वो भी हम मनरेगा के थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद जब घर बच गए तो हम फिर सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर पे जाते हैं, जिसमें कि नालियों के थ्रू उस पानी को हम बाहर तक ले जाएंगे और बाहर ले जाके फिर जो हमें मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ग्रे वाटर मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर जो बनाना पड़ेगा, वो हम डिसाइड करते हैं कि वो फिर शुरुआत होती है वहीं से कि अगर कम पानी हमको मिलने वाला है तो फिर हम वैसी स्थिति में लिच पिट या सोक पिट का इस्तेमाल करेंगे। अगर ज्यादा पानी आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल सोक पिट का हम इंतजाम करेंगे, और बहुत ज्यादा पानी का फ्लो है तो फिर वैसी स्थिति में हम WSP या और जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम फाइटोरिड इत्यादि इत्यादि कहते हैं, वो बड़े बड़े और काफी टेक्निकल स्ट्रक्चर हैं, वहां तक हम जाएंगे। लेकिन हम अवॉइड करेंगे कि बड़े स्ट्रक्चर गांव में न बने, जिससे कि वहां के लोगों को उसका संधारण संचालन इसमें ज्यादा मेहनत करना पड़े या इस पे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े। तो ये सिंपल सा तौर तरीका है जो हमने अभी एक प्रकार से अख्तियार किया है, उसको अडॉप्ट किया है। इसको हम इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चैलेंजेस भी हमको मिल रही हैं। तो कुछ चैलेंजेस जो हमने इकट्ठा किए हैं उसको लेकर हम अभी एक वर्कशॉप भी करने वाले हैं अगले अगले हफ्ते में, जिसमें कि हम उन कमियों को कैसे दूर करेंगे उस पर हम बात करेंगे। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण चीजें थी जो मैंने आपसे शेयर किया। जी, इसमें एक चीज और जो है मध्य प्रदेश से बाकी प्रदेशों को मेरे ख्याल से जानने की जरूरत है कि कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स एक मेजर एजेंडा के तौर पे निकल के आया है। वो हमारी ODF जर्नी पे एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है, जिससे कि जो घरेलू स्तर पर जो सोल्यूशन नहीं हो सकता है और या लोग बाहर चल रहे हैं या किसी मार्केट प्लेस में जा रहे हैं, वो सारी चीजों को वहां पे जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए, और आपने इसके लिए भी कुछ अनोखे सोच बनाया है, गाइडलाइन बनाया है, और खासकर उसमें एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन की बातों को सम्मिलित किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सामुदायिक स्वच्छता जो परिसर है वो गांव को ODF बनाए रखने में एक प्रकार से मदद करता है, क्योंकि 2-3 तरह के लोग होते हैं जिनको इसके उपयोग की जरूरत पड़ती है। एक, मान लीजिए वहां पे कई घरों में शौचालय नहीं है, तो सामुदायिक स्वच्छता परिसर अगर वहां है तो उसका उपयोग कर सकते हैं और गांव ODF हो सकता है। दूसरी चीज ये कि वहां पे फ्लोटिंग पॉपुलेशंस आती हैं, तो उसके लिए भी वो जरूरी होता है, क्योंकि अगर बाहर से कोई आया और वहां पे अगर उसके पास सुविधा नहीं है तो उसको बाध्य होके खुले में जाना पड़ेगा। तीसरा चीज वो भी है कि गांव में ही कुछ कभी-कभी किसी समय बड़े हाट बाजार लगते हैं जिसमें गांव का ही बहुत सारा आदमी बाहर निकलता है और काफी देर के लिए बाहर रहता है, तो उस समय भी उसको जरूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए भी स्वच्छता परिसर की जरूरत है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये तय किया कि जो जो ऐसे गांव हैं जहां पर की फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज्यादा आती है, या ऐसे गांव जहां पर की ऐसी संभावना है कि लोगों के पास 100% शौचालय नहीं है, या ऐसा इलाका जहां पर की बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है,
तीर्थ यात्रा वाला है या एक प्रकार से कहिए पर्यटन स्थल है, बड़े बड़े बाजार हैं। तो ऐसे 10,000 गांव का सिलेक्शन हुआ और वहां पे तय हुआ कि हम इस वर्ष कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे फर्स्ट फेज में। तो एक प्रकार से स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर पूरा बनाया गया और वो जारी किया गया, जिसमें हमने बताया कि आपके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा। दूसरा हमने फिर उसमें बताया कि किस जगह पे ये बनना चाहिए। तीसरा हमने बताया कि ये मिनिमम सुविधाएं अगर नहीं है तो बिना उसको क्रिएट किए आप वहां पे नहीं बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या वहां पे हम बिजली की व्यवस्था दे सकेंगे? क्या वहां पे हम पानी की व्यवस्था दे सकेंगे? क्या वह जगह जो है वो लोगों के पहुंच में है या बहुत दूर है? तो हमने क्राइटेरिया कुछ निर्धारित किए कि स्थल का चुनाव सही तरीके से हो सके, गांव का चुनाव सही तरीके से हो सके। फिर तीसरी बात हमने की कि इसका निर्माण कैसे होना चाहिए। तो हमने 3 लाख की बात नहीं की। हमने ये बताया कि एसडीएम से 3 लाख मिल सकता है, लेकिन जिले को स्वतंत्रता है कि वो और जगह से फंड इकट्ठा करे और उन फंड्स का उपयोग करके एक अच्छा शौचालय, सामुदायिक शौचालय या सामुदायिक स्वच्छता परिसर तैयार हो। तो मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है रमन जी की हमारे यहाँ 3 लाख के शौचालय बहुत कम है, लगभग 2% के आसपास 3 लाख के शौचालय हैं। ज्यादातर शौचालय जो है वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, कई ऐसे शौचालय हैं जिसमें कि विधायक और सांसद की निधियों ने सहयोग किया। कई जगहों पे सीएसआर का पैसा उसमें उपयोग हुआ, कई जगहों पे जो मिनरल फंड है उसका उन लोगों ने उपयोग किया और हमने यहां से बिल्कुल जोर नहीं लगाया कि इसी तरह का ढांचा बनना चाहिए। हमने कुछ मौलिक चीजें बता दी कि महिला के लिए होना चाहिए, पुरुष के लिए होना चाहिए, जो जो हमारे दिव्यांग लोग हैं वो उस तक पहुंच सकें, इसकी सुविधा होनी चाहिए, वहां पर हाथ धुलाई का अच्छा साधन होना चाहिए, वो बेहतरीन दिखे, वो उसकी जो बनावट है वो बेहतरीन हो, जिससे मेरा मतलब है डिजाइन से, डिजाइन बेहतरीन हो, उसका उस पे जो पेंटिंग है वो बहुत बेहतरीन हो, वहां पर लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो अंदर और चाहे वो बाहर, साइनेज पे ध्यान देना चाहिए। तो बनाने में हमने कुछ कुछ चीजें उनको बताया और निर्माण बहुत अच्छा हुआ। उसका नतीजा है कि निर्माण बहुत अच्छा हुआ है और उसका काफी तारीफ हुआ है। जैसे ही निर्माण होता है उसके बाद तुरंत बात आती है कि इसको संचालित कैसे करेंगे। तो ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के जो टाइड फंड है जिसका मैंने जिक्र अभी किया था, उसमें स्वच्छता की चीजों को ऑपरेट करने के लिए भी पैसा खर्च करने का प्रावधान है। तो हमने एक यहाँ से लेटर सभी ग्राम पंचायतों को दिया है कि ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए आप 15वें वित्त आयोग के पैसे का उपयोग कर सकते हो। पंचायत की जो आय है उस आय का उपयोग आप कर सकते हो। जो हमारा राज्य वित्त आयोग है उसका जो पैसा है उसमें से आप उपयोग कर सकते हो। ये हमने फंड की बात करी क्योंकि हमें मालूम था कि गांव में बिजनेस मॉडल पे बहुत ज्यादा आप काम नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर गांव में 15 लोग घर में शौचालय नहीं है और आपके स्वच्छता परिसर का उपयोग करना चाहते हैं और वो बहुत गरीब हैं और आपने उनको चार्ज कर दिया कि 5 रुपया प्रति व्यक्ति हम चार्ज आपसे लेंगे, उसके घर में 6 आदमी हैं तो उसको 30 रुपए देना पड़ जाएगा। तो हमने बाध्यता नहीं डाली, हमने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लिया है कि ये ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तब तक जब तक कि वो बिजनेस मॉडल बनने की स्थिति में नहीं पहुंच जाता है। अभी ये पहला साल है, हो सकता है आगे चल के वो बिजनेस मॉडल बने। तो हमने प्रोत्साहित जरूर किया है कि बड़ी जगहों में जहां पर कि इससे इनकम हो सकता है वहां आप पार्टनर तलाशो और वहां पे बिजनेस मॉडल के साथ आगे आप बढ़ो। तो इसमें सुलभ इंटरनेशनल भी कहीं पार्टनर बना है, कहीं पे कुछ एनजीओ पार्टनर बने हैं, कहीं पे वहीं का लोकल व्यक्ति पार्टनर बना है, लेकिन ज्यादातर 60% से ज्यादा केसेस में पंचायतों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अब इसमें चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि गांव में, हर गांव में सफाई करने वाले लोग नहीं होते हैं, तो सफाई की व्यवस्था कैसे होगी। तो इसके लिए चिंतन मनन चल रहा है कि क्या इसको भी हम कुछ अलग तरीके से इंतजामात कर सकते हैं क्या। तो दूसरे गांव के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे पंचायतों ने रखा है जो वहां के लोग यहाँ पे आते हैं। एक बड़ी समस्या है कि सफाई करने का काम जाति से जुड़ा हुआ है, ये धीरे धीरे ही जाएगा, ये अचानक नहीं चला जाएगा। ये चला जा सकता है इस तरीके से कि हम सफाई करने वाली व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी मैकेनाइज्ड करें, जिस तरह से रेलवे स्टेशन पे होता है, जैसे रेलवे के बॉगीज में होता है। तो एनआरएलएम के साथ हमारी बातचीत चल रही है कि क्या इस तरह के कुछ ग्रुप्स तैयार हो सकते हैं जो सैनिटेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और ग्राम पंचायत उनको पे कर दे। दूसरा, हम स्वच्छता परिसर को स्वच्छता कार्यालय के तौर पे भी डेवलप कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि स्वच्छता का ये कार्यक्रम अगले अगले फेज में भी चलेगा और आगे भी चलेगा क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की।
तो जो गांव में स्वच्छता के विषय पर चिंतन करने वाली समिति है, उसको बैठने की कोई जगह हो गांव पे। पंचायत स्तर पे तो होता है, लेकिन गांव स्तर पे नहीं है। तो गांव में हम उसी स्वच्छता परिसर को के बगल में एक कोई ऐसा हम कमरे का निर्माण कर रहे हैं जिसमें कि स्वच्छता समिति बैठ सके, या जो समूह जिसने इस काम को अपने हाथ में लिया है वो अपने सामान वगैरह वहां पे रख सके, इस तरह से। तो एक मोटा रूपरेखा हमने जारी किया एसओपी के तौर पे, और हमने पंचायतों तक मुहैया कराया उसको। खास तौर पे ऑपरेशन मेंटेनेंस को लेके कितने तरह के वो विकल्प अपना सकते हैं। वो खुद कर सकते हैं, वो लीज पर दे सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो बिजनेस मॉडल पे आगे बढ़ा सकते हैं, वो किसी जो आसपास की जो बड़ी कुछ कंपनियां हैं उन कंपनियों के साथ इसको बात करके कैसे ले सकते हैं। तो इस तरह से तमाम विकल्प हमने उनको बताए हैं, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना चाहिए क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो उसमें भी हमने उनको मदद करी। हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम दावा नहीं करते हैं कि 100% ये संचालन पूरी तरह से हो रहा है, लेकिन हाँ, ये भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि हर स्वच्छता परिसर में बिजली और पानी की जिम्मेदारी भले किसी और एजेंसी को दिया गया हो, लेकिन वो जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। सफाई को लेकर अगर एजेंसी शामिल है तब तो ठीक है, अदरवाइज वो ग्राम पंचायत की होगी। तो इस तरह से हम स्वच्छता परिसर को न केवल बढ़िया बनाया हमने, बल्कि उसको संचालन करने की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस टूल में दो चीज के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से सुनना चाह रहा हूँ। एक जो है, आपने इसमें जो विकलांग या मतलब दिव्यांग जनों के लिए जो विशेष प्रावधान जो बनाने की बात की है वो किस तरीके से हैं, और साथ साथ जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ भी कुछ मेंशन उस एसओपी में है, वो क्या क्या चीजें हैं। और जो एक और बात जो चर्चा में आई थी मध्य प्रदेश के बारे में कि आपने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए भी इस सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर के अंदर उनको सम्मिलित करने के लिए भी बात की है। ये तीन बात हम आपसे सुनना चाह रहे थे। खासतौर पे दिव्यांग और ट्रांसजेंडर, ये हमारे ऐसे लोग हैं जिनको लेके कभी-कभी हम भूल जाते हैं कि ये भी समाज का हमारा अंग है, और ये भी हमारी जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनका उपयोग करता है। तो हमारे एसओपी में इनके लिए खास तौर पे लिखा गया है। जैसे दिव्यांग के लिए हमने दो चीजें किया। एक तो ये कि रैंप जो होगा वो बनेगा, और उसकी जो ढलान है उसका जो मानक है उसको अपनाया जाएगा, और कई जगहों पे तोड़ा गया। कई जगहों पे जब उसको चेक किया गया तो वो जो ढलान था वो सही तरीके से नहीं था, तो उसको तोड़ा भी गया। रेलिंग बनना बहुत जरूरी होगा, केवल रैंप बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको रेलिंग भी बनाना होगा। और तीसरा चीज ये रहा कि हमने उसका जो शौचालय है, उस शौचालय में हमने एक कुंदा दिया जो थोड़ा नीचे, जिससे कि वो उसको पकड़ के ऊपर ऊपर उठ सके, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। उसमें एक हमने अंग्रेजी वाला शौचालय जरूर बनाया जिसको हम कमोड कहते हैं, जिससे कि दिव्यांग जाके अगर उसको यूज करना हो तो आसानी से उसका वो यूज कर सके। तो एक तो हमने ये किया है, और हमने इसको डिस्प्ले भी किया है कि हमारा जो स्वच्छता परिसर है वो दिव्यांग फ्रेंडली है। हमने डिस्प्ले भी किया है कि पता भी चले कि वो इसका उपयोग कर सकते हैं, आ सकते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा बात जो ट्रांसजेंडर वाला है, वो ट्रांसजेंडर वाली स्थिति में हमने ये उसमें दिया है कि इनको जो हम शौचालय बनाते हैं उसमें खास तौर पे जो महिला वाला शौचालय है उसके बगल में एक इस तरह का तैयार किया जा सकता है, सिंपल सा, और इसको भी डिस्प्ले किया जाए। मतलब इसको लेके हमने थोड़ी सी स्वतंत्रता ग्राम पंचायतों को दी है कि जहां पर उनको लगता है कि यहाँ ज्यादा भीड़ आती है उस तरह की, या समाज में इस तरह के कुछ लोग रहते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक बना दीजिए। अन्यथा एक जो शौचालय हमने हमारा जैसे 3 महिला का शौचालय बना है, तो उसमें एक जो शौचालय एक पार्ट है उसको अलग से रास्ता देके, और उसमें आप जो हमारे ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए आप करें। जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसमें 2 तरह के निर्देश निकले हैं। एक तो ये है कि अनिवार्यतः हमें वहां जो सैनिटरी नैपकिन है उसको स्टोर करने की जगह हो, और नंबर 2, या तो ग्राम पंचायत के किसी जगह पे आपने अगर ये बनाया है इंसिनरेटर, तो वो उसमें डिस्पोज्ड ऑफ होगा, या आपको स्वच्छता परिसर में ही इंसिनरेटर बनाना पड़ेगा जिसको कि आप उसको यूज करोगे। और इसको लेके अलग से एक चिट्ठी हमारे अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों को, सभी ग्राम पंचायतों तक ये पहुंचाया है। मैं रमन जी यहाँ बताऊंगा कि ये बहुत एक प्रकार से इंटेंसिव मॉनिटरिंग की चीज होगी कि क्या ये तीनों चीजें नीचे इस्टेब्लिश हो रही है कि नहीं हो रही है। निर्देश के तौर पे हमने दिया है। हमने जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया है उसमें दिव्यांगियों की व्यवस्था और ट्रांसजेंडर की व्यवस्था
कई जगहों पे है, लेकिन जहां तक मेंस्ट्रुअल हाइजीन की व्यवस्था वहां पे उपलब्ध कराने की बात है, डब्बे मिलते हैं, लेकिन उन डब्बों का डिस्पोज कैसे किया जा रहा है या इंसिनरेटर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अभी भी हमारे लिए इवैल्यूएशन का मामला होगा। अभी हमने पीयर रिव्यू भी किया था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम एक पीयर रिव्यू करके कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें हर 3 महीने पर या हर 6 महीने पर हम एक जिले के लोगों को दूसरे जिले में इन सब चीजों को देखने के लिए भेजते हैं। तो अभी पहला पीयर रिव्यू हमने दिसंबर जनवरी में किया था, उसको लेके उसके डेटा का हम एनालिसिस कर रहे हैं और उसको फिर हम सबके साथ साझा करेंगे, जितने भी हमारे जिले हैं उनके साथ और जो हमारे नीति बनाने वाले लोग हैं उनके साथ, जिससे कि हम उसमें किस तरह के चैलेंजेस हैं, किस तरह की कमियां हैं, उनको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पे निर्णय होगा और इस पे कार्यवाही होगी। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके स्पेसिफिक जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ से गए हैं। एसीएस ने डिपार्टमेंटल तौर पे सभी कलेक्टर्स को, सभी सीओ जिला पंचायत को लेटर जारी किया है कि न केवल स्वच्छता परिसर में बल्कि हर गांव में इंसिनरेटर्स को लगाया जाए और ऐसी जगह पे लगाया जाए जहां पे महिलाएं जाके उसका उपयोग कर सकती हैं और उसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाए। तो इसको लेके 15वें वित्त आयोग में भी प्रावधान है और उसका उन्होंने जिक्र किया है उसमें कि इसको आप इस पैसे से खरीद सकते हैं और नीरी से जो सर्टिफाइड जो जो इंसिनरेटर है उसका ही उपयोग किया जाए। तो ऐसा एक आदेश नीचे गया हुआ है। स्वच्छता परिसर में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए जो बॉक्स है उसका अनिवार्य प्रावधान किया गया है। अभी केवल 4000 हमारे स्वच्छता परिसर पूरे हुए हैं, जबकि बनने हैं 9688 पे काम चल रहा है। तो आगे चल के ये समझ में आएगा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके जो हमने बातें कही हैं या जो निर्देश जारी किए हैं, इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं नीचे, वो कितना फॉलो हो रहा है और अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो उसमें क्या कमियां रह गई और किस तरह की दिक्कतें लोग महसूस कर रहे हैं, तो उसको फिर ठीक करने का हम काम करेंगे। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण एक जिसको हम इनोवेशन उस पे गिनते हैं, जो मध्य प्रदेश से निकल के आया था कि महिलाएं पिछली साल दीवार चित्र जो बनाते हुए और जो स्थानीय कला का उपयोग करते हुए अपने इस पे मतलब व्यवहार परिवर्तन संचार में एक नई मतलब कड़ी जोड़ लिए थे। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता देंगे तो अच्छा होगा, जिससे कि लोग स्थानीय जो क्षमता है, स्थानीय जो दक्षता है, उसको हम बिहेवियर चेंज में किस तरीके से यूज करें उसके बारे में प्रकाश डाल सकते हैं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और हमारे लिए बड़ा रोचक अभियान था ये। हम पहली बार इस तरह का अभियान करने जा रहे थे। जनरली ऐसा किया जाता है कि आप होर्डिंग लगा दीजिए, आप बैनर लगा दीजिए या कहीं भी दीवार पे कुछ स्लोगन लिख दीजिए। इससे कुछ हटके था और इसमें बहुत बड़ा योगदान था हमारी जो एसीएस थी गौरी सिंह मैडम, वो उनका बहुत बड़ा योगदान था। मैं इसके बारे में थोड़ा सा किस्सा भी जिक्र करना चाहूंगा आपको। हुआ ये था कि भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि हर गांव में आप जो है वो 4 तरह की चीजें दीवारों पे लिखवाएं। वो 4 तरह की चीजें थी कि सभी शौचालय अपने घर में बनाएं, दूसरा था कि सभी शौचालय का उपयोग करें और फिर उसमें तीसरी बात जो थी वो ये थी कि सभी जो है साबुन से हाथ धुलाई करें और चौथी बात ये थी कि अपने कूड़े और गंदे पानी का सही तरीके से उसका निस्तार करें। ये 4 बातें थी और इन 4 बातों के लिए स्लोगन लिखने की बात हुई थी। तो जब हम लोगों ने बात किया कि इसको आखिर क्या करें, कैसे करें, तो एसीएस मैडम ने कहा कि हमारा मध्य प्रदेश जो है वो लोक कलाओं में काफी जाना जाता है। पेंटिंग की लोक कलाएं भी यहाँ काफी लोकप्रिय हैं। महिलाएं भी बहुत सारा अपना तीज त्योहार जो करती हैं उसमें उस तरह की पेंटिंग्स का उपयोग करती हैं। तो क्यों नहीं तुम लोग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऐसी औरतें जो थोड़ा बहुत हाथ चलाना जानती हो दीवार पे पेंटिंग के थ्रू, उनको तुम लोग सेलेक्ट करो और उनको एक अच्छा ट्रेनिंग मुहैया कराओ। तो ये एक तरीके से बड़ा चैलेंजिंग किस्म का काम आया, क्योंकि 50,000 गांव में हमें ये काम करना था और हमने तय किया था कि जो बड़े गांव है वहां पे ये चारों बातें लिखेंगे और जो छोटे गांव होंगे वहां कम से कम 2 बात जरूर लिखेंगे कि भाई सब लोग अपने घर में शौचालय बनाओ और सब लोग इसका उपयोग करो। ये 2 बात। तो ये तय हुआ कि हमें कम से कम 1.5 लाख पेंटिंग बनाना है गांव में, वो औरतें बनाएंगी। तो क्या किया जाए? तो भारत भवन यहाँ पे एक केंद्र है, बहुत अच्छा सांस्कृतिक केंद्र है। उस सांस्कृतिक केंद्र में एक मिस्टर पाटीदार है जो बहुत विश्व लेवल के वो लोक कला आर्टिस्ट हैं। तो जब हमने उनसे जिक्र किया तो उन्होंने 10 जो लड़के हैं इंटर्न जो उनके साथ काम कर रहे थे उनकी एक टीम बना दी उन्होंने। तो हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही हमको ये पता चल गया कि महिलाएं इसमें मिल सकती हैं, दूसरा ट्रेनर हमको मिल सकता है और ट्रेनिंग
के लिए सरकार जानते हैं आपकी आप जैसी संस्थाओं के साथ संपर्क करती रहती है। तो हमने फिर यूनिसेफ से इसकी चर्चा की कि भाई ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है उसको आप बियर करो। तो यूनिसेफ इसमें तैयार हो गया। तो यूनिसेफ ने, हमने और भारत भवन ने मिलकर इस कैंपेन को आगे बढ़ाया। हमने डिस्ट्रिक्ट से कहा कि आप अपने जिले से 4 लोगों को हमारे पास भेजिए जो पेंटर हो और थोड़ी बहुत एक प्रकार से फॉक पेंटिंग जानते हो, ऐसे पेंटर का चयन कीजिए। तो हर जिले से 4-4 फॉक पेंटर आए भोपाल पर। उनको हमने 2 दिन की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद उनको हमने नीचे भेजा। नीचे हमने एनआरएलएम से कहा कि आप जो है हर ब्लॉक से कम 10-12 महिलाएं जो इस काम को जानती हों उनका सिलेक्शन कर लीजिए। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो मास्टर पेंटर था उसने गांव की जो महिलाएं थी 10-12 जो सिलेक्ट हुई थी ब्लॉक लेवल पे, उनको उन्होंने ट्रेन किया और हर महिला को 3 से 4 ग्राम पंचायत हमने दिया। तो इस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार हुआ और हमने मोबाइल ऐप एक तैयार किया। आप जानते हैं कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेकर हमने अपने पोर्टल का बहुत जबरदस्त उपयोग किया है। तो हमने उसी पोर्टल का उपयोग करके हमने मोबाइल ऐप तैयार किया, क्योंकि हम ये जानते थे कि महिला ने अगर पेंटिंग कर ली और उसको अगर हमने पैसा नहीं दिया तो फिर अगली पेंटिंग नहीं बनाएगी। तो उसके पास उसकी मजदूरी सही समय पे अगर नहीं मिलेगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार हुआ। टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग करके फंड ट्रांसफर करने की बात करी और तीसरा काम इसमें हमने स्वच्छाग्रही को जोड़ा कि जैसे ही पेंटिंग हो जाएगी उसके बाद स्वच्छाग्रही की जिम्मेदारी होगी कि जो पेंटिंग बनाया गया है उससे जो बात रिफ्लेक्ट हो रही है वो समुदाय के साथ साझा करेगा। और समुदाय को 4 वर्गों में बांटा गया था। एक, महिलाएं, दूसरा स्कूली बच्चे, तीसरा गांव के युवक और चौथा जो भी आए इकट्ठा हो जाए उन सबको। तो इस तरह से 4 बार एक ही पेंटिंग को 4 बार उसको बताना था कि ये पेंटिंग आखिर क्या क्या रही है। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ 3 तरीकों से। एक, पहली बार गांव की महिलाओं को यह महसूस हुआ कि वो सड़क के किनारे खड़े होकर किसी सार्वजनिक दीवार पे वो पेंटिंग भी कर सकती हैं। नंबर 2, गांव को एहसास हुआ कि हमारे गांव में एक ऐसी महिला है जो किसी भी तरह की पेंटिंग कर सकती है। तीसरा ये हुआ कि बहुत एक प्रकार से कौतूहल पैदा हो गया। जब वो पेंटिंग के लिए ब्रश से पहले जो जो दीवार की सफाई करती थी वहीं भीड़ इकट्ठा हो जाती थी कि अरे ये क्या करने आ गई है ना। तो वहां जब एक एक चीज वो बनाती थी तो लोग खुद ही बात करने लग जाते थे कि देखो ये शौचालय है, शौचालय में इस तरह से गड्ढा बनना चाहिए, उसका पाइप होता है, उसमें चेंबर होना चाहिए। तो ये एक प्रकार से सेल्फ जो एक होता है ना कम्युनिकेशन, उस तरह की चीज इससे शुरू हो गई थी। जिन जगहों पे लोगों ने इस पे बहुत ध्यान दिया वहां बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हुआ। आप जानते हैं कि इतने बड़े प्रदेश में एक तरह से एक कही भी बात या कहा हुआ निर्देश या कोई एडवाइजरी एक तरह से लागू नहीं होता है। लेकिन हमको बहुत संतोष हुआ कि हमारे पास कैटलॉग के तौर पे 1.5 लाख फोटोग्राफ है जो हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है। उन महिलाओं को हमने 10 लाख रुपए यहां से 10 करोड़ रुपए दिए हैं। 10,000 महिलाओं में 10 करोड़ रुपए यहां से गया जो किसी वेंडर को चला जाता। ठीक है, तो उन्होंने काम किया, काम का पैसा उनको मिला, लोगों तक स्वच्छता की बात गई और एक अच्छी पेंटिंग दीवारों पर आज भी देखने को मिल जाती है। तो एसबीएम का जो दूसरी चरण है उसमें इसका कितना इसी तरीके की जो रणनीति है उसका उपयोग कितना किया जा सकता है? एक्चुअली बड़ी चुनौती है अब कम्युनिकेशन को। आप देखेंगे कि अब 2 तरह का कम्युनिकेशन करना है। एक, हमें ओडीएफ और ओडीएफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए, और दूसरा हमें करना है मेंस्ट्रुअल हाइजीन या कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस के यूसेज को लेके जो उसी का पार्ट है, और दूसरा है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन प्लान करना। जी, हमें कठिनाई हो रही है कि इस तरह के कम्युनिकेशन के बारे में मॉड्यूल्स जो डिफरेंट डिफरेंट हैं उसके जानकार लोगों का होना, ये एक बड़ा चैलेंज है। कौन ट्रेंड करेगा और बेहतर तरीके से कौन ट्रेंड करेगा। अगर पहले फेज की आप बात करें तो ट्रिगरिंग एक मॉड्यूल था, दूसरा कि धीरे धीरे करके अलग अलग इलाकों से अलग अलग मॉड्यूल डेवलप हो गए थे और लोग उस पर काफी सारा एक्सपेरिमेंट करके इंप्लीमेंट कर रहे थे और लागू कर। अभी तैयार होने में वक्त लगेगा। दूसरा बड़ा चैलेंज हमारे पास ये है कि आईसी का पैसा कम कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो 3% कर दिया गया है जो पहले 5% हुआ करता था। तो वो कितना पैसा हमारे पास होगा। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे रमन जी तो अब एक्सपेंडिचर एसबीएम का उतना नहीं होगा जितना कि और योजनाओं का होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि हमको 60 लाख शौचालय बनाना था तो हमने 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए। तो 6,000 करोड़ का 5% माने हमारे पास 300 करोड़ रुपए इस पर खर्च करने के लिए थे।
लेकिन अब जो हमारा बजट है एसडीएम से खर्च होने वाला वो बहुत कम है। जैसे हर साल मुश्किल से हम 800-900 करोड़ रुपए खर्च कर पाएंगे, तो 800 करोड़ रुपए का अगर हम 3% कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग 23-24 करोड़ रुपए होता है। अगर आप स्वच्छता को ही चाहो कि हम 8-9 महीना इनको रखें तो उसमें 20 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा। तो ये एक बड़ा हमारे पास चैलेंज है कि हम आईसी के मॉड्यूल को कैसे डेवलप करें और लगातार उस आईसी कैंपेन को हम 12 महीना गांव में कैसे संचालित करें, इसको लेके हम तैयारी कर रहे हैं। छोटे से लेवल पे हमने अभी शुरुआत की है कि पार्टिसिपेटरी जो रूरल अप्रेजल होगा उसमें स्वच्छाग्रही को हमने शामिल किया है और जनता के साथ कम्युनिकेशन करने का काम वही कर रहा है। जैसे बताने का काम कि वेस्ट होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से हम इसका उपयोग अपने घर में ही कर सकते हैं, कितने तरह के वेस्ट को आपको सुरक्षित निपटान करना होगा, सुरक्षित निपटान करने वाली एजेंसी कौन सी है, किसमें आपको ग्राम पंचायत को देना पड़ेगा, किसको आपको जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को दे देना पड़ेगा, हैजार्डस वेस्ट क्या है, उसको डिस्पोज्ड ऑफ कैसे किया जाता है, गांव कैसे वेस्ट मैनेजमेंट करेगी, आपको सेग्रीगेशन क्या करना है। इस तरह की बातों में हमने स्वच्छाग्रही को इन्वॉल्व किया है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से या कम्युनिटी के साथ भी बैठ के इसके बारे में चर्चा कर रहा है अभी। लेकिन फंड और टेक्नोलॉजी और बहुत सारे मॉड्यूल ये चैलेंज हैं और बने रहेंगे। हमारी भारत में एक खासियत ये था कि हम लोग स्वच्छ भारत अभियान जैसे कंक्लूड किए एक बड़े पैमाने पे सफलता के साथ हम जब आगे बढ़ रहे थे तो उसी समय हमारे जो कोविड की बीमारी हमारे सामने आई। तो हैंड हाइजीन एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पे मतलब इसका जो प्रिवेंशन के तौर पे जो है निकल के आया। तो स्वच्छ भारत मिशन की जो दूसरी चरण है उसमें हाथ की सफाई और हैंड हाइजीन के मुद्दों को लेके किस प्रकार की कोशिश और किस प्रकार की कम्युनिकेशन आपने प्लान किया है और कैसे प्लान किया? जी बेसिकली ये हमारा एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का, हमने इसको छोड़ा नहीं है। यद्यपि जो स्वच्छ भारत मिशन का फेज 2 है ये 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करता है, लेकिन हैंड हाइजीन को हमने इनकॉर्पोरेट कर रखा है और कंपल्सरीली इनकॉर्पोरेट कर रखा है क्योंकि इसका बड़ा एक प्रकार से कह लीजिए कि इंटीग्रल संबंध है। आप सैनिटेशन की बात करते हैं तो सैनिटेशन में अपने आप हाथ धुलाई की बात होनी चाहिए। अगर इसको हम छोड़ देंगे तो शायद हम वो जो चाहते हैं रिजल्ट वो शायद रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो हम इस पे समय-समय पे कैंपेन चलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ग्राम सभा है, तो ग्राम सभाओं में ही हम हैंड वॉशिंग करवाते हैं। चारों जो ग्राम सभाएं हैं उन ग्राम सभाओं में हैंड वॉशिंग एक इंपॉर्टेंट एजेंडा होता है। उसमें 20 लोग आए, 50 लोग आए, 25 लोग आए, जितने भी आए, वो जरूर हो। बहुत दिनों से स्कूल खुले नहीं हैं, तो स्कूल में हैंड जो वॉशिंग का काम है वो हम अभी नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन पहले वाले दौर में हम हर 1 महीने पर हमारा जो स्वच्छाग्रही था वो जाके लड़कों को लाइन में खड़ा करा के वो हैंड वॉशिंग कराता था। अगर वहां पे हैंड वॉशिंग प्लेटफॉर्म है तो ठीक, और नहीं है तो बाल्टी से ही करवाता था, लेकिन करवाता था। ये चीज था। अभी हमने क्या किया कि हमने छोटे-छोटे जो हैंड वॉशिंग यूनिट्स हो सकते हैं वो इस दौरान कोविड के दौरान तैयार हुए। तो ग्राम पंचायत पे, स्वास्थ्य भवन पे, पंचायत कार्यालय के बगल में ऐसी जगहों पे वो रखना शुरू हुए हैं और पहली बार लोगों को ये महसूस हुआ है कि इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। एक सिंपल टंकी लगती है जो 4000 में मिल जाती है और उसके नीचे एक पाया लगता है जो मुश्किल से 1000 रुपए में लगता है। बाकी सबका सामान जो है वो लगभग 500 में हो जाता है। मतलब 5-5,500 रुपए में हम गांव के भीतर उन जगहों पर इन चीजों को रख सकते हैं जहां अमूमन लोग हाथ धोने के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम फैसिलिटी मुहैया करा रहे हैं और लोगों के बीच में केवल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और कम्युनिटी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का जब हम प्रोग्राम चलाते हैं तो लगातार इस मुद्दे को शामिल रखते हैं। तो 2 बातें हैं, एक आप सुविधा दीजिए, नंबर 2 लोगों को कम्युनिकेट कीजिए। केवल कम्युनिकेट करें और सुविधा नहीं देंगे तो भी नहीं काम चलेगा, और सुविधाएं दे दें और कम्युनिकेट नहीं करें तो भी काम नहीं चलेगा। जी। आपकी वीडियो रहते हुए आपका एक प्रमुख काम जहां तक मैंने सुना है वो था कि जो बच्चों की जो मल है उसकी निपटान के लिए बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन आपकी जो कैंपेन्स में शामिल रहा है चाइल्ड डिसीज मैनेजमेंट का। तो वो स्टेट लेवल पे बड़े स्केल पे करने में क्या-क्या चैलेंजेस आ रहा है और उसको आप लोगों ने कैसे देख करके उसके लिए कम्युनिकेशन बनाया? बेसिकली जब हम स्वच्छाग्रही को पहला प्रशिक्षण देते थे, ये मुझे समझ में आया था तभी जब मैंने काम इस पे करना शुरू किया था 2007-8 में। मैंने ये देखा कि महिलाएं उस दौरान बच्चों के मल को वो अपवित्र नहीं समझती थी। उनको लगता था कि बच्चे का मल जो है वो ठीक है, उसको हाथ से पोंछा जा सकता है, कहीं फेंका जा सकता है और फेंक के फिर साड़ी से हाथ को पोंछा जा सकता है।
राख रख दिया तो काम खत्म हो गया। इस तरह की माइन्यूट चीजें मैंने देखी थी। तो जब महिलाओं से हमारी बातचीत होती थी तो महिलाएं ये बताती थी कि हाँ, ये बच्चे का ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, हमने नाली में डाल दिया, इसमें डाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो उनसे फिर हम बात करते थे कि किस तरह से आप समझती हो कि ये मानव के मल से अलग है और ज्यादा बढ़िया है, कैसे आप अंतर कर पाती हो इसको। तो इस मुद्दे को लेकर हम अच्छी वार्तालाप उनसे करते थे और फोकस ग्रुप डिस्कशन हुआ करता था। मतलब हम एक महिला से अलग बात नहीं करते थे, हम 10-20 महिलाओं को आपस में चर्चा करके हम अपनी तरफ से कोई सजेशन नहीं देते थे। हम जस्ट पूछते थे कि कैसे अंतर आपको समझ में आता है, क्या क्या महसूस आपको होता है, क्यों आप पूछ लेती हो और पूछने के बाद से आप फील करती हो कि आप बिल्कुल ठीक हो। तो अंत में जाते जाते ये बात होती है कि महकता तो वैसा ही है, बाद में मक्खी भी वैसी बन बनाती है, वो मक्खी फिर कहां चली जाती है किसी को नहीं पता। तो फिर इसको भी हम वैसे ट्रीट क्यों ना करें जैसे कि हम मानव के दूसरे मल को ट्रीट करते हैं। तो यहां से बात समझ में आई कि इसके बारे में चर्चा होना बहुत जरूरी है और ये कम्युनिकेशन का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। तो जब हम लोगों ने जब मैं यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन का पहला फेज शुरू हुआ तो आप देखेंगे रमन जी, आपने भी जो हम लोगों को क्वेश्चनर बना के दिया था या आपने भी जो हमें टेम्पलेट्स बना के दिए थे उसमें इस हाइजीन की बात की गई थी। तो स्वच्छाग्रही की ट्रेनिंग का ये इंटीग्रल पार्ट रहा और यही कारण रहा कि नीचे जाके लोगों को बताते रहे। और अब अगर आप गांव में जाके देखेंगे तो बहुत बिरले गांव आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर वो महिला हाथ से उठाती हो और नाली में फेंक देती हो। ये आपको रेयर केस में मिलेगा। ये वहीं मिलेगा जहां हम असफल हो गए अपनी बात को पहुंचाने में या वहां तक हमने अपनी बात को ईमानदारी के साथ नहीं पहुंचा पाए, वहीं हम असफल है। अदरवाइज जो मॉड्यूल तैयार हुआ था उसको जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ कम्युनिकेट कराया वहां यह व्यवहार में आ चुका है। तो ये जो सवाल कन्वर्जेंस का जो आपने बताया था अलग अलग स्कीम्स की, एक जिला स्तर की अधिकारी आज की तारीख में स्वच्छ भारत मिशन को उसकी जो दूसरी चरण को अच्छे से चलाने के लिए कौन कौन ऐसे स्रोतों के बारे में सोच सकता है या सोच सकती है, और उसमें जो है वो चाहे पंचायत के स्तर पर हो या विकासखंड के स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर हो या जिला के स्तर पर हो, तो वो किस तरीके से इनोवेशंस इसमें ला करके स्वच्छ भारत मिशन की जो उसको हम एक अनुदान माने और उसकी अंदर वैल्यू एडिशन वो कैसे कैसे कर सकते हैं। एक बात तो ये समझना पड़ेगा कि जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम है वो जिला उस पूरे काम को एक प्रकार से मैनेज कर रहा होता है, दिशा दे रहा होता है। तो जो जिला पंचायत पे जो सीओ जिला पंचायत हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है 3 बड़े स्तरों पे। एक होती है कि जिले का क्या विजन है, वो कितने सालों में इस काम को अपने पूरे जिले में फैलाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। दूसरी बात होती है कि किस प्रकार से वो अपनी टीम बनाते हैं और उस टीम को लीड करते हैं। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का सिलेक्शन और ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट यूजेस सीओ जिला पंचायत अगर करते हैं तभी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट आना बड़ा मुश्किल है इस फील्ड में। तीसरी जो बात है वो है फंड यूटिलाइजेशन को लेके स्पष्ट गाइडलाइन जारी करना या स्पष्ट निर्देश जारी करना, है ना। ये 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और उसके बाद जो चौथी चीज आती है वो आती है इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिव सजेशन समय समय पे देना। ये 4 चीजों को लेके सीओ जिला पंचायत की एक बड़ी भूमिका हो जाती है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा, मेरे को अभी समझ में आई ये बात। अगर हम अपने जिले में केवल 10 गांव लेते हैं तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम शुरुआत में मिनिमम कितने गांव लें जिससे हम वेस्ट मैनेजमेंट को बिजनेस मॉडल पे सीख सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे जिले में 3 मीट्रिक टन प्लास्टिक कलेक्ट नहीं होगा तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की यूनिट अगर जिले में एक भी बनाते हो तो भी वो नहीं चल पाएगी। मतलब ब्रेक इवन जो है वो 3 मीट्रिक टन प्लास्टिक है, रिसाइक्लेबल सेलेबल प्लास्टिक, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं रिसाइक्लेबल बट नॉट सेलेबल की बात नहीं कर रहा हूं। तो सीओ जिला पंचायत को यह सोचना होगा कि अगर कंप्रिहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट मुझे करना है तो मुझे कितने मिनिमम गांव लेने पड़ेंगे एक ब्लॉक के भीतर, और वह ब्लॉक के भीतर जो मैं पहला गांव ले रहा हूं वो किस तरह का होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में हमने किया है, हमने तय किया है कि हम 2 वर्षों में 2000 से ऊपर के 100% गांव को कवर करेंगे। और यही इसी का नतीजा ये रहा रमन जी कि हमको ये समझ में आया कि जो भारत सरकार ने कहा है कि हर ब्लॉक पे आप प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाएं, हमने उसको छोड़ दिया। हमने देखा कि अगर हर ब्लॉक पे हम बना देंगे वो ऑपरेशनल ही नहीं हो पाएगी क्योंकि वो इकोनॉमिकली फीजिबल ही नहीं है। तो जिस जिले में हमारे पास 3 मीट्रिक टन है
वहां हम एक बना रहे हैं, जहां 3 मीट्रिक से ज्यादा है वहां भी एक ही बना रहे हैं, जिससे कि हम ये सीख सकें कि किस प्रकार से प्लास्टिक वेस्ट मैनेज होगा, क्योंकि 2 लेवल पे हमें मैनेज करना है। एक, विलेज लेवल पे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो मैनेज होगा। नंबर 2, जो विलेज लेवल पे एक्स्ट्रा जो हमारे पास आया इनऑर्गेनिक वेस्ट, वो हमें कलेक्ट करना है वहां से और उसको सेंट्रलाइज मैनेज करना है, क्योंकि ये नगर निगम नहीं है, नगर पंचायत नहीं है, ग्राम पंचायत छोटे छोटे हैं। वहां पे अगर हम उनको सारी जिम्मेदारी दे देंगे कि आप ऑर्गेनिक वेस्ट भी मैनेज करो, आप इनऑर्गेनिक वेस्ट मैनेज करो, तो फिर बेचारा कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएगा। तो उसको हमने केवल ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेज करने के लिए कहा है। 100% जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है वो कलेक्ट करो, बट वो आप कुछ मत करो, आप रख के हमको दे दे, उसको तौल लो, तौल के आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के यूनिट को दो। तो जिले को एक अच्छा चेन डेवलप करना पड़ेगा कि ये पूरा काम हम कैसे करेंगे। राज्य स्तर पर हमने तय किया है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके हम डिस्ट्रिक्ट को टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगे पार्टनर्स के थ्रू। तो हम एक प्रकार से ईओआई जारी करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम पार्टनर्स को इन्वॉल्व करेंगे, जो हमें एक प्रकार से पीपीपी मॉडल पे उस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की यूनिट को वो आगे बढ़ाएंगे। तो जिले को एक प्रकार से एक बिजनेस डेवलप करना है। So it's not like the activities of the first phase. These are very different. जहां पर बहुत सारे आपको इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी जो आपको बिजनेस मॉडल बता सकेंगे, कब बिजनेस मॉडल बनेगा, कैसे बिजनेस मॉडल बनेगा, क्योंकि आपने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जिसके लिए पैसा है, और आपने इसके बारे में नहीं सोचा कि वो कैसे मार्केट होगा, कितने लोग उसमें लगेंगे, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होगा, किस तरह से उसकी सुरक्षा होगी, बिकेगा तो पैसा वापस ग्राम पंचायत को कैसे देंगे। ये सारा तमाम चीजों को लेके डिस्ट्रिक्ट के सीईओ जिला पंचायत अगर प्लानिंग करेंगे, तब कहीं जाके ये पूरी तरह से सफल होगा। अदरवाइज आप देखेंगे कि गांव में नाडेप बन गया। नाडेप की बात मैंने कही तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 स्तरों पे ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेज होता है। एक, घर में ही, जैसे उसके पास गीला कचरा है, उसके पास पशु है, वह गीला कचरा पशु को उपयोग में ले आता है। या अगर उसके पास कचरा है और उसके पास छोटा सा कोई कंपोस्टिंग यूनिट उसने बना दिया, चाहे वर्मी, चाहे नाडेप वाला या कोई दूसरा भी, तो वहां पे वो उसको यूज कर देता है। लेकिन जो अपने घर में कंपोस्टिंग नहीं करते हैं, उनका गीला कचरा ग्राम पंचायत को रोज कलेक्ट करना होगा। अब वो कचरे की मात्रा जब ज्यादा होती है, और तब भी आप अगर नाडेप की बात करोगे, तब भी आप अगर वर्मी कल्चर की बात करोगे, तो आपको बहुत बड़ी संख्या में नाडेप बनाने पड़ेंगे या बड़ी संख्या में आपको वर्मी बनाने पड़ेंगे। उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, उसका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो हमने किया कि नहीं, गांव स्तर पे, ग्राम स्तर पे जो कचरा कलेक्ट होके आएगा ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको नाडेप से नहीं किया जाएगा। उसमें हम रैपिड कंपोस्टिंग का यूज कर रहे हैं। बिल्कुल मना हमने कर दिया कि कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, आप उसको लीजिए, आप अपने शेड में फैलाइए, बायोइनोकुलेंट्स का स्प्रे कीजिए, 3 दिन तक लगातार स्प्रे कीजिए, फिर 14वें दिन आपका खाद बनता है, उसकी आप ग्राइंडिंग कीजिए जिससे कि वो बिक सके बाजार में। आपने केवल खाद बना दिया और ग्राइंडिंग नहीं किया तो देखने में बुरा लगता है वो। ये बिल्किसगंज एक सिंपल सा गांव है जहां हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो हमको ये सारी बातें समझ में आई। तभी हमको समझ में आया कि अगर विलेज लेवल पे आप मैनेज करना चाह रहे हो ऑर्गेनिक वेस्ट को, तो आपको श्रेडर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब जो आपके पास आया गीला कचरा, वो मान लीजिए मोटा मोटा है, बड़ा बड़ा है, जैसे लौकी या कोई ऐसा चीज जो बड़ा है। अब उस बड़े पर आप अगर कंपोस्टिंग करेंगे उसको, तो काफी टाइम ले लेगा, तो उसकी श्रेडिंग कीजिए। श्रेडिंग करने के बाद तब उसको नीचे बिछाइए और उस पर स्प्रे कीजिए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको सीईओ जिला पंचायत को लर्न करना होगा और सही तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा। पार्टनर तलाश करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना पार्टनर्स के लिए नीचे लेवल पे आप ग्राम पंचायत को अगर मदद नहीं करोगे, तो केवल सरकारी अमले के थ्रू आप चाहो कि बहुत ही अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट आप कर ले जाओ, संभव ही नहीं है। न तो इतने परफेक्ट लोग हैं, न इतनी बड़ी संख्या में है। एक इंजीनियर के पास अगर 20 गांव है, उसको 20 गांव में आपने लगा दिया कि वेस्ट मैनेजमेंट का काम करो, वो बेचारा कहीं नहीं कर पाएगा। तो ये देखना होगा कि आप पार्टनर्स कैसे इन्वॉल्व करोगे, उसका पैसा कहां से आएगा, किस तरीके से आप उसको नियुक्त करोगे। तो जो मैनेजमेंट वाला पूरा काम है, वो सीईओ जिला पंचायत के लेवल का है। हमारे यहाँ तमाम ऐसे सीईओ जिला पंचायत हैं जो इसको लेके काफी गंभीर हैं और काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्टेट किस तरह से उनको फंड मुहैया कराएगा पार्टनर्स को लेने के लिए, ये अभी भी चैलेंज है। ऐसा कोई बात हो जो मैंने नहीं पूछा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आपको लग रहा है कि इस मसले में जो है चर्चा करने की जरूरत है, प्लीज अपनी ओर से जोड़ लीजिए। जी रमन जी, मैं केवल एक सुझाव के तौर पे देना चाहूंगा। आपने मध्य प्रदेश को एक बड़ा अच्छा, एक प्रकार से कह दीजिए कि एक सहयोग किया था। आपने क्वेश्चनायर बना के फर्स्ट फेज में आपने क्वेश्चनायर बनाया था, जिसमें आपने जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं गांव के लोगों के, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के, उन क्वेश्चंस के आंसर करने का आपने एक बढ़िया सी किताब तैयार की थी।
मैं आग्रह करूंगा आपसे कि इस जी। सेकंड स्टेज के लिए भी इस तरह की जी। चीजें कि ग्राम जी। पंचायत अपने प्रोजेक्ट को मैनेज अगर करना चाहता है तो उसके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसका क्या उत्तर हो सकता है। घर का आदमी जी। अपने घर में ही अगर वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहता है तो उसके क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और क्या हमारे उत्तर हो जी। सकते हैं। इसको लेके आप जरूर प्रयास कीजिए क्योंकि वो बड़ा सराहनीय प्रयास था और ये बहुत काम आएगा। जी। बहुत शुक्रिया आपको और ये बहुत ही रोचक चर्चा रहा।